हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ जुड़ा हूं अपने एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं। शेयर करने वाला इन द सेंस, जो बच्चे पेट का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, जिनके सामने पेट का एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल सामने आने वाला है 15 से 16 अक्टूबर को, उन बच्चों के लिए ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जितने भी लोग पेट के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए हिस्ट्री मेरे चैनल से पढ़ रहे थे दोस्तों, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मैंने हिस्ट्री में ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के में गांधीयन पीरियड तक पहुंच चुका हूं। और जो बच्चे मुझसे अभी नए जुड़ रहे हैं, इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा, इन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपने हिस्ट्री कवर नहीं किया है तो आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में मैंने सीरीज़ बना के रखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस का अलग सीरीज़, हिस्ट्री का अलग सीरीज़। आप जा कर के वहाँ से सीरीज़ को ज़रूर देखें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपके पास 15 डेज़ हैं। अभी भी अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो तो जो 45 क्वेश्चन 100 में से अकेले कहाँ से आने वाला भाई मेरे, जीके और जीएस से आने वाला है 45 क्वेश्चन। और इस 45 क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है हमारा। उस 45 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। दोस्तों, मैंने बोला है आपसे कि मैं आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और मैंने कुछ पार्ट पढ़ा भी दिया है। मैंने हिस्ट्री का पार्ट लगभग मॉडर्न हिस्ट्री हमारा एंड होने वाला है, और धीरे धीरे करके हिस्ट्री के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ जनरल अवेयरनेस के भी मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं। वहाँ से जाइए आप और वहाँ से उनको पढ़िए और अच्छे तरीके से उनका नोट्स बनाइए। और इकोनॉमिक्स भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था दोस्तों, लेकिन इकोनॉमिक्स को मैंने अभी अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाया था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, मतलब हाफ पोर्शन में नहीं पहुंच पाया था। एक इको पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, और अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, तो भाई मेरे आपका जो मैंने स्टार्ट अभी तक पोर्शन नहीं किया है वो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी। यानी कि इको में मैंने लेक्चर ले लिया है, लेकिन प्रोमिनेंट लेवल पर मैंने अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया है। तो इको, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो बहुत ही शॉर्ट इनका पोर्शन है यार, 5 to 6 चैप्टर पॉलिटी में आने वाला है पेट में आपके। अब यार बच्चा यही समझ नहीं पाता है, बैठ के मैराथन देख रहा है, 12-12 घंटे का मैराथन देख रहा है। और एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो अगर मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में इतने सारे इन्फॉर्मेशन है कि अकेले पार्लियामेंट से 200 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, अकेले 150 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आपके बन जाएंगे। क्या वो 150 क्वेश्चन आप उस मैराथन में, उस पर्टिकुलर वीडियोज़ में कवर कर पा रहे हो? नहीं ना भाई, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट नहीं है। जब आप किसी टॉपिक के बारे में स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद जब जाके आप क्वेश्चन लगाते हो, तो 80% क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता रहता है, बचे हुए 20% क्वेश्चन को आप कहीं नोट कर लेते हो। इससे आपका नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। तब जाकर के जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप अच्छा कर पाते हो। अब आप लोग यही नहीं समझ पाते हो यार कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते चला जा रहा है, 50 क्वेश्चन की सीरीज कोई करा रहा है, कोई 60 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा है, कोई 70 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा है, और बस स्क्रॉल करते हुए चला जा रहा है कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और आप अपना टाइम खर्च करते चले जा रहे हो। क्या आप उसका बेनिफिट पा रहे हो यार? अगर वो 50 घंटे 100 घंटे पढ़ा करके 100 घंटे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज करवा करके 30-32 क्वेश्चन आपके लेके चले आ रहे हैं, 30 to 40% लेके चले आ रहे हैं 100% क्वेश्चन में से, तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? आपका ना तो कंटेंट प्रिपेयर हुआ, फिर अगले एग्जाम के लिए आप वही 50 घंटा पढ़ने वाले हो, आपके पास कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है। तो एक बात बताओ, आप कितने साल तक ऐसे तैयारी करोगे यार? तो इसीलिए मैंने बोला था कि जितने बिगिनर हैं और जिनके पास प्रॉपर कंटेंट यानी स्ट्रक्चर वे में कंटेंट नहीं है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं ऐसा नहीं है यार कि मैं अकेले पढ़ाने वाला इंसान हूँ पूरे यूट्यूब पे। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हुए हैं जो पूरे यूट्यूब में पढ़ा रहे हों। कुछ टीचर्स अपने पैकेज बेच रहे हैं, कुछ टीचर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई, मेरे सामने प्रॉम्प्टर लगा हुआ है और वहाँ से स्क्रॉल करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन का आंसर बच्चे ये, बच्चे वो, बच्चे ये करते हुए चले जा रहे हैं। आप कितना बेनिफिट पा रहे हो ये आपको खुद अच्छी तरीके से पता है।
पढ़ रहे हो आज, सुबह भूल जा रहे हो उस चीज़ को। एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होना चाहिए, 2 क्वेश्चन बता करके हट गए और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे तो कहाँ से करोगे उसको। तो इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे में अगर कंटेंट नहीं रहेगा तो आपको जाहिर सी बात है हमेशा फ्यूचर में परेशान होना पड़ेगा। तो अगर भाई मेरे सच में बता रहा हूँ, मैंने यही डिसाइड किया कि आपको कितना स्ट्रक्चर्ड वे में मैं कंटेंट दे पाऊँ जिससे आपको पहली बात रटने की ज़रूरत ना पड़े, फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे और उस नोट्स को जब मन करे आप रिवीजन कर लो और आपके 80% कंटेंट वहीं से तैयार हो जाएं। 20% क्वेश्चन तो हम भी क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आएंगे, वहाँ से तैयार करवा देंगे आपका PDF ला करके। सो पहले आप तैयार तो कर लो यार स्ट्रक्चर्ड वे में। सो दोस्तों मैंने यही डिसाइड किया है कि अगला 15 दिन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है और उस 15 दिन में, अगले 15 दिन में मैं रोज़ एक वीडियो आपको, एक जैसे कहते हैं ना मैराथन सीरीज़ नहीं कह सकता हूँ मैं उसको, लेकिन वो 15 के 15 वीडियोज़ जो होंगे वो डेडिकेटेड होंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और सिर्फ पेट के सारे जो सिलेबस हैं उससे रिलेटेड होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में किसी और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह रहे हैं ना कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, उनमें से 6-6 टॉपिक दिया हुआ है, तो 6-6 टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, फिर मेरे पास समय बचेगा, अभी सीजीएल आने वाला है, फिर हम लोग फिर करते रहेंगे उसको। तो अगला 15 दिन हमारा जो डेडिकेशन रहेगा वो पूरी तरह से हम डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करेंगे। किसको लेकर के? इकोनॉमिक्स को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के और ज्योग्राफी को लेकर के। सो भाई मेरे, प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश मत बनिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके प्रिय बंधु लोग हैं, ठीक है, आप उनको ज़रूर शेयर करें और आप उनको रिकमेंड कर सकते हो यार कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ से कंटेंट तैयार कर सकते हो। सेल्फिश मत बनो यार, इससे आपके पहली बात जो करीबी लोग हैं उनका भी भला हो जाएगा और जाहिर सी बात है आपके मदद से मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा नए नए वीडियो लाने के लिए। ठीक है भाई मेरे, तो चलते हैं, अपना बिल्कुल समय लॉस ना करते हुए। आज उस सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा आज। ठीक है भाई मेरे, तो मैं पहले हर लेक्चर के पहले मैं लिख दूंगा कि आज इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं इको, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आज का जो लेक्चर हमारा डेडिकेटेड होगा वो होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से रिलेटेड। तो आज मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक ला करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस टॉपिक से आज केवल 5 से 6 टॉपिक पढ़ने भाई मेरे, सारे नहीं पढ़ने पूरी ज्योग्राफी, केवल पेट में 6 टॉपिक ही पढ़ के जाना है और 6 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएगा। तैयार कर लो भाई मेरे, मत पढ़ो फेर में, पढ़ने के बाद जा करके मैराथन क्लास देख लेना, फिर खुद देख लेना सवाल का लेवल क्या है, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और पेट वाले बच्चे यार प्लीज़ सिंसियरली अभी से लग जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, 15 दिन बाकी है। ठीक है, सॉरी। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैंने बोला आपसे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और इस ज्योग्राफी में, इस भूगोल वाले आज टॉपिक में हम लोग 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग कवर करेंगे नेम, फिर सेकेंड टर्म में हम लोग कवर करेंगे लोकेशन, और थर्ड पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे, नेम हो गया, लोकेशन हो गया, और तीसरा पॉइंट जो हम लोग करेंगे भाई साहब कवर, वो है नेबर्स ऑफ इंडिया। नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है भाई मेरे, और ये है स्थिति यानी कि लोकेशन, भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है और वैसे क्या है। नेम यानी कि नाम, कुछ नाम है जिन पे चर्चा करेंगे। तो ये आज 3 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने आज के पहले सीरीज के पहले लेक्चर में, और वो 3 टॉपिक है नेम, लोकेशन, नेबर्स ऑफ इंडिया। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले नेम के ऊपर आने से पहले आप एक बात बताओ भाई मेरे, ज्योग्राफी की बात मैं करूं तो ज्योग्राफी का मीनिंग यही होता है स्टडी ऑफ अर्थ। क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। यानी कि जब हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी, यानी कि इसी को हम लोग और अदर वर्ड में बोलते हैं जियोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मेरे? तो स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है।
अब इसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करेंगे, अर्थ के मैं अगर बोलूँ तो जितने भी पॉलिटिकल और भी फिजियोग्राफिक डिवीज़न से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये होता है आपका स्टडी जब करते हैं हम लोग, तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, ज्योग्राफी। ये पहला पॉइंट है, समझ लेना भाई मेरे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन और बन जाता है भाई मेरे, एक सवाल डायरेक्टली आ जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो इनको बोलते हैं अलेक्जेंडर हमबोल्ट। अगर सवाल पूछ ले भाई मेरे फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो उसका आंसर क्या होगा भाई मेरे? उसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर हमबोल्ट। क्लियर बात? तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर हमबोल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो भाई मेरे ज्योग्राफी की अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूँ ज्योग्राफी के बारे में, तो अगर मैं बोलूँ कि वर्ल्ड मैप किसने डिज़ाइन किया था, तो वर्ल्ड मैप को डिज़ाइन करने वाले यानी कि विश्व के मैप को डिज़ाइन करने वाले जो व्यक्ति थे, विश्व के नक्शे को जो डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था एनेक्सिमेंडर। ठीक है, तो एनेक्सिमेंडर ने क्या किया था? वर्ल्ड मैप यानी कि विश्व के नक्शे को डिज़ाइन किया था। अगर मैं बोलूँ दूसरा, ग्लोब को किसने डिज़ाइन किया था, तो ग्लोब को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति थे भाई मेरे मार्टिन बेहम। क्लियर? तो ये दो नेम और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो कुछ जहाँ से भाई मेरे, देखो मैं बहुत सारी बातें आपके साथ कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास समय कम है और उस समय का अभाव को देखते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन छपने वाले हैं, किससे? इन पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए भाई, मार्टिन बहम। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करें नेम ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के नाम की बात करते हैं, क्योंकि हमें भी वर्ल्ड के नाम पे तो जाना नहीं है, और वर्ल्ड के नाम से पहले हम भारत के नाम की चर्चा कर लेते हैं, और उससे पहले हम लोकेशन की चर्चा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोकेशन को समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है, और वो बातों की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन ऑफ इंडिया, तो जब मैं बात करता हूं लोकेशन ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए भाई मेरे, ग्लोब के बारे में, यानी ग्लोब को समझना जरूरी है। और ये आपका टॉपिक दिया भी हुआ है आपके ज्योग्राफी वाले टर्म में। तो सबसे पहले ग्लोब को समझें हम लोग। तो जब हम ग्लोब को समझने आते हैं तो हमको ग्लोब को समझ में तब आएगा जब हमें किसके बारे में पता चल जाए भाई मेरे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं देशांतर। अब समझ लो भाई मेरे, देखो क्या होता है। अगर हम बात करें तो ग्लोब क्या होता है भाई, एक स्फेरिकल शेप का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, और वो आपका ग्लोब कहलाता है। इस ग्लोब को समझने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया हुआ है, और जब आप इमेजिनरी लाइन देखोगे तो भाई मेरे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती हैं, और कुछ वर्टिकल लाइन होती हैं। होती कि नहीं होती है? तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ना, वर्टिकल लाइन, इनको बोलते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। समझ में आया कि नहीं है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग देशांतर बोलते हैं। क्लियर बात?
यानी कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उन्हें देशांतर बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश बोलते हैं, यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं। अच्छा आप देखो, ये क्षैतिज रेखाओं की बात मैं करूं तो यार आपका ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ का सरफेस है, तो जो लाइन अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर है, वो कहलाएगी लैटिट्यूड लाइंस, यानी कि वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। और जो आपके अर्थ के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, वो कहलाएगी देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएगी। क्लियर। और ये ऐसी कोई लाइन भारत, मतलब ऐसी कोई लाइन देखा है किसी ने, ऐसी कोई लाइन? हाँ, नहीं तो कोई कह रहा हो कि भाई मेरे खेत से गुजरी हुई है ये लाइन, ऐसा किसी ने देखा है इन लाइंस को? एक मिनट, ठीक है भाई मेरे। तो ऐसी लाइन जो हमारे अर्थ के सरफेस के क्या होती है, पैरेलल होती है, वो लाइन क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, यानी कि क्षैतिज रेखा कहलाती है। और ऐसे क्षैतिज रेखा क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं। और जो हमारे अर्थ के सरफेस की क्या होती है, वर्टिकल होती है, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और वही ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है इसमें लॉन्गिट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी ने ऐसा थोड़ी ना कि देखा हो कि ये एक कोई रेखा है जो तुम्हारे खेत से गुजर रही है, तुम्हारे घर से गुजर रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, ये केवल इमेजिनरी लाइन है। और इन लाइंस को हमने जो क्रिएट किया है वो केवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किया है, अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट किया है। किसको, अर्थ को समझने के लिए क्रिएट किया है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अर्थ में लोकेशन को लोकेट करने के लिए क्रिएट किया गया है। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे मैं खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं भाई, अर्थ में बहुत सारे जगह, इतना बड़ा अर्थ है, अर्थ में तुम कहां खड़े हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपसे कि मैं लैटिट्यूड बता दूं और लॉन्गिट्यूड बता दूं कि 68 डिग्री 65 मिनट 37 सेकेंड ईस्ट में, और साथ में मैं बोल दूं 32 डिग्री 4 सेकेंड 5 मिनट नॉर्थ में मैं खड़ा हूं, तो जाहिर सी बात है इंसान आराम से एक पर्टिकुलर लोकेशन पा जाएगा कि कहां पर व्यक्ति खड़ा है। और वही बात समझाने की कोशिश मैं करने जा रहा हूं अपने इस वाले लेक्चर में, अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये बात क्लियरिटी है? श्योर। चलो भाई मेरे आगे मूव करते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊं मैं, तो बोथ आर इमेजिनरी लाइंस, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा है। यानी कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर दोनों के दोनों कैसी रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखा है। दूसरी बात, लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। अब इस वर्ड का मीनिंग समझना, लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्यों भाई मेरे, बात समझ लो इस चीज को। जब मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज दैट कि मैंने ग्लोब ड्रॉ कर लिया, और इस ग्लोब में अगर मैं बात करूं, यानी कि इस पर्टिकुलर अर्थ के सरफेस में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो लाइंस अर्थ के सरफेस के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो लाइन कौन सी लाइन कहलाती हैं, वही लाइन कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड। यानी कि उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और ऐसी लाइन जो क्या होंगी, अर्थ के सरफेस के, मैं यहां नहीं, रुको बता दूं, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसका तो अब कोई ज़रूरत तो है नहीं, समझ गए होगे कि कैसे बनती है। अभी वो और अच्छे से उसमें क्लियरिटी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो अर्थ के सरफेस के वर्टिकल बने, वो क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड। अब समझना इस चीज को। लॉन्गिट्यूड लाइन कुछ ऐसे ही बिछी रहती है, इनका बिसात ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। और लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती हैं। एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, और नीचे आती चली जाती। अब समझते रहना इस चीज़ को, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं।
यानी कि जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि समानांतर होंगी। इसका मतलब ये होता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है यानी समानांतर होती हैं, इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। ये होती है खासियत किसकी, लैटिट्यूड लाइंस की। लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। पैरेलल क्यों नहीं होती, देखो ध्यान से भाई मेरे, अगर आप देखो ध्यान से, तो जब आप पोल की तरफ आओगे, ये कौन सा पोल कहलाता है, ऊपर वाला ये कहलाता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला कहलाता है साउथ पोल। तो जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो आप खुद देख लो कि इन लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है कि नहीं चली जा रही है। भाई मेरे यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ और कम, यहाँ और कम, थोड़ा बीच में आए और ज़्यादा, थोड़ा बीच में आए और ज़्यादा, थोड़ा बीच में आए और ज़्यादा, फिर धीरे धीरे क्या होगी, फिर रिड्यूस होनी चली जाएगी। यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी हमेशा इक्वल नहीं होती है। लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी जब जितने आप पोल की तरफ भागोगे उतने क्या होती हैं, उनके बीच में कम होती चली जाती हैं। और जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन यानी कि जो भूमध्य रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर लाइन है वो अपने आप में एक लैटिट्यूड कहलाता है। ये क्या है, लैटिट्यूड है। भाई लैटिट्यूड हमेशा क्या होती है, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, जो हमारा आज का अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल आपको दिखाई पड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भूमध्य रेखा के पास जब आती हैं लाइन, कौन, लैटिट्यूड लाइंस, तो इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाती हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं बोलूँ लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं, और देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर लाइंस के बीच का दूरी हमेशा इक्वल नहीं होगा, और यहां पर लाइंस के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ध्यान से सुनो भाई मेरे, दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111.12 किलोमीटर, 111.12 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस are what 111.12 किलोमीटर, 111.12 किलोमीटर होता है दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी। समझ में आया कि नहीं है, ये ध्यान दे लेना भाई मेरे। और कभी ये चेंज नहीं होगा, कोई भी दो लैटिट्यूड लाइंस की बात मैं करूं, चाहे मैं यहां पर बात करूं, चाहे मैं यहां बात करूं, चाहे जहां बात करूं, समझ में आया कि नहीं, इनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी ये चेंज होती है। तो सवाल पूछता है लॉन्गिट्यूड लाइंस आर, पहली बात मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। अगर मैं बोलूं लॉन्गिट्यूड लाइंस की दूरी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो वो होती है कहां पर, इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। और वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और यहां कहां पर होती है भाई मेरे, ये भूमध्य रेखा पर होती है। ध्यान दे लेना, कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और मिनिमम कहां होती है, तो मिनिमम होता है 0 किलोमीटर, और ये होता है पोल पर। यानी कि जब आप पोल पे आ जाओगे भाई मेरे, तो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी बचेगी ही नहीं, सारे के सारे लाइंस क्या हो रही होंगी, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही होंगी, और वो पॉइंट क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पोल पर लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए पोल पर लॉन्गिट्यूड लाइन की दूरी सबसे कम होती है, यानी कि यहाँ पर मिनिमम मिलता है। और मिनिमम कितना मिलता है, 0 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है, दो लाइंस के बीच की दूरी। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाते हो, इक्वेटर पर पाते हो, यानी कि ये इक्वेटर लाइन के पास पाते हो। और यहाँ पर जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है, और यहाँ मैक्सिमम होती है। तो सवाल आपसे क्या पूछता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम कहाँ, सबसे न्यूनतम कहाँ पर होती है, तो ध्रुव पर होती है, और दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव जो भी बोल लो आप। कितना किलोमीटर, 0 किलोमीटर। अगर मैं सवाल पूछ लूँ कि
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा यानी कि लैटिट्यूड पे होती है, या 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इक्वेटर पे होती है। और अगर मैं बोलूं कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी सबसे ज्यादा या कम कहां होती है, तो भाई यहां ज्यादा कम की बात ही नहीं होती है, हर जगह इक्वल होती है, और वो कितना होती है, 111.12 किलोमीटर। क्लियर है बात? अब बात सुनो मेरी बात को। अगर सवाल पूछे कि लैटिट्यूड का नेचर कैसा होता है, तो दे आर सर्कुलर इन नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि वृत्ताकार। और यहां अगर पूछेगा तो लैटिट्यूड का पूछेगा, तो लॉन्गिट्यूड आर नॉट सर्कुलर इन नेचर बोल सकते हो, या सेमी सर्कुलर इन नेचर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई मेरे। सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। क्लियर? तो ये कैसे ही लॉन्गिट्यूड लाइंस का नेचर होता है, और लैटिट्यूड लाइंस का नेचर क्या होता है, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होता है। अच्छा, कभी कद्दू काटे हो? अगर नहीं काटे हो तो जा काट के आज देख लेना, ठीक है? अच्छा, एक गोल वाली लौकी भी आती है ना, इससे गोल वाली लौकी। तो मान लो एक स्फीयर है, अगर उस गोल वाली लौकी का मैं अगर छोटा सा कट ले लूँ, देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक लौकी लिया छोटा सा, और मैंने एक पतला सा इसका स्लाइस निकाल लिया। जब ये पतला सा स्लाइस आप कट करके निकालोगे ना, तो आप खुद देखोगे आपको क्या मिलेगा, उसका एक छोटा छोटा सा स्लाइस कट के निकल के आएगा। वो कैसा होगा, सर्कुलर वो भी होगा, यानी कि सर्कुलर डिस्क की तरह होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं बोलूं कि लैटिट्यूड लाइंस कैसे चलती हैं भाई मेरे, तो एक पॉइंट से शुरू होती हैं और दूसरे पॉइंट पर आकर एंड नहीं होती हैं, घूम करके आके उसी पॉइंट पे खत्म होती है। समझ में आया कि नहीं है? पीछे से घूम करके आके उसी पॉइंट पे खत्म होती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइंस ऐसा नहीं होती हैं, देशांतर रेखाएं ऐसी नहीं होती हैं। ये एक पोल से शुरू होती हैं, दूसरे पोल पर के आके एंड हो जाती हैं, फिर इसके पीछे उसी पोल से शुरू होगा और जाके दूसरे पोल पे एंड हो जाएगा। ये दूसरी लाइन कहलाएगी, और उसके पीछे वाली लाइन क्या कहलाएगी, दूसरी लाइन कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए ये सेमी सर्कुलर इन नेचर होता है और ये सर्कुलर इन नेचर होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, पहले ये लिख लो, फिर और अच्छे तरीके से हम समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। कर लो नोट भाई, क्योंकि हमें लोकेशन समझना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना पड़ेगा। क्लियर? चलो, मेहनत से पढ़ लो भाई, मेहनत से पढ़ लो। चलो, अच्छा, सबको पता है ना ये चीज़। अगर मैं बात करता हूँ किसी प्लेन पर, जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर होता है। ये होता है ईस्ट, यानी पूरब होता है। नीचे वाला क्या होता है, साउथ होता है, यानी कि दक्षिण होता है। और ये होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, किसमें, अगर मैं बात करूँ पेपर यानी कि प्लेन पर डायरेक्शन की बात करता हूँ मैं, तब तो जैसे हम प्लेन पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्थ वाला ऊपर यानी कि नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर ईस्ट राइट में, और लेफ्ट में क्या, वेस्ट, मतलब पश्चिम। अब ध्यान से सुनना भाई मेरे, अगर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, थोड़े मैथमेटिक्स तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, और उसी को मैथमेटिक्स को मैं यूज करके थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, सवाल ये बात है भाई मेरे कि अगर कोई लाइन है, और अगर मैं बात करूँ इस लाइन पे कोई पॉइंट है, समझना मेरी बात को, अगर एक कोई लाइन है, उस लाइन पर कोई पॉइंट है, एक लाइन कोई है, उस लाइन पर अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट है, तो ध्यान से सुनो भाई मेरे, अगर मैं इस पॉइंट को कट कर दूँ, यानी कि इस पॉइंट से एक लाइन और मैंने गुजार दिया, तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि टोटल क्या होती है लाइन, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो लाइन्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180, और बीच में कट मार दिया तो ये 90 और ये 90। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं बोलूँ कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है, और नीचे वाला भी क्या है, 90 डिग्री है भाई मेरे। अब सुनो ध्यान से, इसमें भी वही हाल होता है। अगर मैं बात करूं सबसे बीच में जो अर्थ को यानी कि जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन कैसे, हॉरिजेंटली, यानी कि क्षैतिज रूप से। तो ऐसी लाइन जो अर्थ को क्षैतिज रूप से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर को भाई मेरे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को एक और नाम से बोलते हैं विषुवत रेखा।
क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी भूमध्य रेखा को हम लोग एक और नाम से बोल देते हैं, क्या नाम बोल देते हैं? विषुवत रेखा बोल देते हैं। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? सवाल ही पूछता कि इक्वेटर का लोकेशन क्या होता है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसका हिंदी नाम होता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश। अब सुनो भाई मेरे, ये कौन सी लाइन है? इट डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट हॉरिजेंटली। ये अर्थ को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? इक्वेटर लाइन जो होती है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है। अब भाई मेरी एक बात बताओ, अगर मैंने इसको अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो ऊपर वाला पार्ट क्या? नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट साउथ, तो इसीलिए कहलाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? अब सुनो मेरी बात को, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब सुनो, जब मैं बात करता हूं देशांतर की, यानी कि अक्षांश हो गया ना, अब देशांतर की, तो वो कौन सी देशांतर रेखा है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? लेकिन कैसे? हॉरिजेंटली नहीं भाई मेरे, वर्टिकली डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है? वर्टिकली डिवाइड करती है। कौन सी ऐसी लाइन है? तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक और नाम है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक और नाम है, और वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो नाम है उसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच रेखा। और इसी ग्रीनविच रेखा को हम एक और नाम से बोलते हैं भाई मेरे, इंटरनेशनल, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। तो भाई मेरे जो वर्टिकल लाइन है ना, जो ऐसी वर्टिकल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, जो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर रहा हो? वर्टिकली डिवाइड कर रहा हो, तो वो कहलाती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं क्योंकि ये लंदन से गुजरती है। समझ में आया कि नहीं है? ग्रीनविच जगह है, लाइब्रेरी है लंदन के, वहां से गुजरती है। इस ग्रीनविच रेखा इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है। और ये कहलाता है इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। यानी पूरे विश्व का जो टाइम कैलकुलेट होता है वो यहाँ से होता है। जो कंपैरिजन होता है, हर देश की अपने आप में खुद की टाइम जोन है, लेकिन कंपैरिजन इसी से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि +530 GMT, ये +530 GMT क्या है? ग्रीनविच मीडियन लाइन से हम लोग क्या है? 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। ग्रीनविच मीडियन लाइन 5.5 घंटा हमारे टाइम से पीछे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चीज़ भी हम समझाएंगे आपको, कैलकुलेट करके दिखाएंगे, लेकिन अभी बात समझ में आना चाहिए आपको। तो ये देशांतर रेखा हो गया। तो भाई मेरे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का पूछ लेता कभी कभी कि टाइम लाइन का लोकेशन क्या है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के 0 डिग्री देशांतर। अगर हम बोले इक्वेटर का क्या है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। समझ में आया? अच्छा, ये सबसे बड़ी रेखा होती है किसमें? सबसे बड़ी रेखा किसमें होती है? यानी कि इसकी सरकमफरेंस सबसे ज़्यादा होती है अक्षांश में। तो इसकी सरकमफरेंस होती है 40,096 किलोमीटर, लगभग 40,096 किलोमीटर इसकी सरकमफरेंस होती है, यानी कि परिध होती है। जब पूरा घूम करके आएगा तब बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर? कोई दिक्कत? और मैं अर्थ के रेडियस की बात करूँ तो 6400 किलोमीटर होता है। ये भी ध्यान दे लो आप लोग, अर्थ का रेडियस, यानी कि अर्थ का जो क्या कहते हैं त्रिज्या है। ठीक, इतनी बातें भी नोट कर लो। अब सुनो, इतनी बातें नोट कर लो पहले। बस धीरे धीरे भाई मेरे आप बस पहुंच रहे हो एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। और ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे ना, और एक बार पढ़ तो लो आपको देख लो बेसिक्स में कहीं प्रॉब्लम आ रहा तो बताओ फिर मुझे। चलो इरेज ही कर देता हूँ, फिर से बना दूंगा। अब सुनना फिर से, ठीक है?
मैंने आपसे बोला, मैंने कहा अगर कोई लाइन है उसको किसी एक पॉइंट से मैंने दूसरी लाइन कट कर दिया तो ऊपर 90 और नीचे 90, भाई मेरे नीचे 90 और ऊपर 90, तो ये है आपका इक्वेटर, और इक्वेटर बिल्कुल मध्य में यानी कि बीच में है, तो ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। अब सुनो भाई मेरे, हर लाइन, हर इमेजिनरी लाइन 1 डिग्री के अंतराल पर बनती है। कितने डिग्री के अंतराल पे? 1 डिग्री के अंतराल पे बनती है, यानी कि ये 0 डिग्री हो गया, तो भाई मेरे इसके नीचे आओगे तो क्या आएगा आपका? साउथ आएगा, और ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड के जस्ट ऊपर जाओगे लाइन, तो वो लाइन कहलाती है 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो फिर एक लाइन मिलेगी आपको, कितना मिलेगी? 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो 3 डिग्री नॉर्थ, एंड सो ऑन, आप चलते चले जाओगे, और लास्ट में जब आप पोल पे पहुंचोगे तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। तो यानी कि 0 लैटिट्यूड से ऊपर जैसे जैसे बढ़ोगे आप 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर जाते जाते कितना? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाओगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश से जो नीचे आओगे तो आपको कौन सी लाइन मिलती है? 1 डिग्री साउथ मिलेगा पहले, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री साउथ मिलेगा, फिर 3 डिग्री साउथ मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसे चलते चले आओगे तो लास्ट में जो साउथ पोल होगा उसको बोलोगे 90 डिग्री साउथ। क्लियर है बात? अब मेरी बात समझना भाई मेरे, 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात मैं करूं तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ, तो कितने लाइन खींचा गया? अगर मैं इसको कट करूं तो 1-1 डिग्री पर अगर मैं कट करूं तो ऐसे कितने लाइन खींच सकता हूं मैं? ऊपर 90 लाइन तक जा सकता हूं, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है तो ऊपर 90 तक जा सकता हूं, तो 90 लाइन ऊपर, और ऐसे ही साउथ में जब नीचे आऊँगा तो 90 लाइन नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 90 डिग्री साउथ तक जाता हूँ तो 90 लाइन ऊपर, 90 लाइन नीचे, लेकिन एक लाइन और बीच में, इक्वेटर, जो 0 डिग्री वाला है, तो 90 90 180 प्लस 1 181। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे सवाल, अगर मैंने सवाल कहा कि टोटल लैटिट्यूड कितनी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड कितनी होती हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा भाई मेरे? तो कुल अक्षांश का आंसर होगा 181। कितना होगा? 181। क्लियर? लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझना, अगर मैंने बोला टोटल लैटिट्यूड कितने तो 181, लेकिन अगर मैंने सवाल बोला कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, यानी कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं। लाइंस, मैंने पिछली बार सिर्फ लैटिट्यूड बोला था, इस बार मैं लैटिट्यूड लाइंस बोल दिया हूं, तो इसका आंसर होगा 181 माइनस 2 दैट इज 179। ऐसा क्यों भाई मेरे? सुन लो बात मेरे ध्यान से, ये तो रेखा में काउंट हो जाएगा, ये भी रेखा में काउंट हो जाएगा, लेकिन पोल क्या होता है? एक पॉइंट होता है, और ये भी पोल क्या है? अपने आप में एक पॉइंट है, और एक पॉइंट कभी भी एक लाइन नहीं बन सकती है क्योंकि उसके पास अपने पास लेंथ नहीं है, तो पॉइंट कांट बी लेंथ, कांट बी लाइन, बिकॉज इट डजंट कंटेन द लेंथ, यानी कि एक बिंदु कभी रेखा नहीं बन सकती है। इसीलिए जब हम अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग करते हैं तो 181 माइनस 2 कर देते हैं और 179 आंसर टिक करके आते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना कि कुल अक्षांश पूछा है या कुल अक्षांश रेखाएं पूछा है। ये बात समझ में आया? और क्यों बना ये भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। तो और सुनो भाई मेरे, जब हम इस पर आते हैं यानी कि हम देशांतर समझने आते हैं, तो देशांतर क्या होता है यार? एक पॉइंट से चलता है और दूसरे पॉइंट पर आकर एंड हो जाता है, एक पॉइंट से चलता है दूसरे पॉइंट पर आकर एंड हो जाता है। अब बताओ, एक ऐसे बना तो दैट इज द, मैंने बोला 0 डिग्री लैंगिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। उसके बाद बनाया मैंने, तो अब देखो ये क्या है? ये ईस्ट वाला पार्ट है, इसके इधर आओगे तो पूरा क्या है? ईस्ट है, तो इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? तो अब इधर आओगे तो क्या होगी? लाइन ईस्ट में चलेगी, इधर जाओगे तो वेस्ट में चलेगी। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद आओगे तो 1 डिग्री ईस्ट, थोड़ा और आगे आओगे तो 2 डिग्री ईस्ट, और ऐसे चलते चले जाओगे। फिर इधर आओगे तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे चलते चले जाओगे। तो भाई मेरे,
अगर मैं बोलूँ किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने नंबर कितने लाइन खींच सकते हो, तो किसी एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बन सकता है मैक्सिमम, एक पॉइंट पर मैक्सिमम 360 डिग्री एंगल बन सकता है। और हर एक डिग्री पर एक लाइन है, तो अपने आप में कितने लाइन बनेंगे, तो 360 लाइन बनेंगे। और यहाँ पर कोई पॉइंट तो आता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लाइन ही रहते हैं, पोल टू पोल ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए अगर पूछेगा कभी कि कितनी लॉन्गिट्यूड होती हैं, तो कुल देशांतर कितने होते हैं, तो कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं भाई मेरे, चाहे कुल देशांतर पूछे चाहे कुल देशांतर रेखाएं पूछे, चाहे टोटल लैटिट्यूड पूछे चाहे टोटल लॉन्गिट्यूड पूछे चाहे टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस पूछे, सबके आंसर क्या होगा, 360 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? आई होप से समझ में आ रहा है। चलो, तो ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ध्यान से देख लेना भाई मेरे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, ठीक है। और ये ग्रीनविच लाइन भी कहलाती है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलो और सुनो, अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल दे, या ऐसे बोल दे 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोल दे, क्योंकि कभी कभी लॉन्गिट्यूड नहीं बोलता है, प्राइम मेरिडियन बोलता है, तो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं हम लोग। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोले या 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोले, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। एक मिनट रुक जा भाई, ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें या 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात करें, तो ये लोकेशन कहलाता है किसका, इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल डेट लाइन का लोकेशन क्या होता है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, लेकिन इंटरनेशनल टाइम लाइन का क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। तो यानी कि पूरे विश्व का जो डेट क्या कहते हैं मापा जाता है, वो कहाँ से कंपैरिजन किया जाता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाले से। अच्छा, एक सवाल आया था, इस ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है भाई मेरे, यहीं पर जो अगर मैं बोलूँ अलास्का आइलैंड है, मतलब अलास्का वाला जो पार्ट है, जो यूएसए के पार्ट है, पहले रशिया का था, तो वहाँ से पैसिफिक ओशियन में होकर गुजरता है, उधर रशिया है। तो भाई मेरे एक स्ट्रेट पड़ती है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि बेरिंग जल संधि। तो सबसे नज़दीक में यही जगह है जहाँ से होकर गुजरती है। तो अगर सवाल पूछ ले कभी कि जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस जल संधि से गुजरती है, तो बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है, यानी कि बेरिंग जल संधि से गुजरती है। तो ये भी नोट कर लो आप। बाकी 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में आपको समझ में आ ही गया है। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसे काउंट करते हैं ये भी समझ के होगे। और आगे देखो भाई, ठीक है, सुनो। अगर मैं बात करता हूं लैटिट्यूड लाइंस की, तो लैटिट्यूड लाइंस की कुछ खासियत है, और खासियत ये है भाई मेरे, देखो ध्यान से, लॉन्गिट्यूड लाइंस हमें टाइम और डेट बताने के लिए यूज करते हैं, और लैटिट्यूड लाइंस हम लोग क्या बताते हैं, क्लाइमेट बताने के लिए यूज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर वगैरह कहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो लैटिट्यूड लाइंस की अगर हम बात करें तो ये होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी का नाम क्या है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। अब सुनो भाई मेरे, इसके ऊपर आओगे तो तुम्हें एक लाइन और मिलेगी। अब ये नॉर्थ में ट्रेवल कर रहे हो ना, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर ऊपर जाओगे तो अब नॉर्थ में ट्रेवल कर रहे हो भाई मेरे, तो एक 66.5 डिग्री नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक आपका 23.5 एंड नॉर्थ और एक 66.5 नॉर्थ। नीचे आओगे तो अब साउथ में ट्रेवल कर रहे हो, तो एक 23.5 डिग्री साउथ, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो 66.5 डिग्री साउथ कहलाएगा। क्लियर? और ये साउथ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। अब सुनो, इन लाइंस को बोलते क्या हैं,
तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक यानी कि आर्कटिक रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक। वहां आर्कटिक है भाई मेरे, यहां अंटार्कटिक है यानी कि अंटार्कटिक रेखा। अब सुनो ध्यान से, क्या इसका यूज है, ये बहुत अच्छी बात समझ में आना चाहिए आपको, मतलब समझ में आना चाहिए ये चीज़। ट्रॉपिक ऑफ, अच्छा कभी कभी लोकेशन टाइटली पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, तो अब 23.5 डिग्री नॉर्थ भी दिया रहेगा, साउथ भी दिया रहेगा, लेकिन है कौन सा भाई मेरे, नॉर्थ वाला है। ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक पूछ लिया, नॉर्थ भी दिया रहेगा साउथ भी दिया रहेगा, लेकिन है कौन सा, नॉर्थ वाला, यानी कि आर्कटिक रेखा। इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो आर्कटिक रीजन कहलाता है, इसके नीचे वाला रीजन जो कहलाता है अंटार्कटिक रीजन कहलाता है, यानी कि अंटार्कटिक एक महाद्वीप हमारे पास भी है। समझ में आया कि नहीं है। अब सुनो, जो ये वाला जोन है ना, 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक का जो जोन है, देख लो ध्यान से भाई मेरे, ये वाला जो जोन है, क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में बात करने जा रहा हूं मैं, क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में बात करने जा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक के बीच का जो जोन है, जो एरिया है, जो कंट्री पड़ेंगे, ये सारे कंट्री भाई साहब कहलाते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय जोन, उष्णकटिबंधीय जोन। क्लियर। यानी कि इस इलाके में सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेंगी और सबसे ज्यादा क्या होती है भाई मेरे, गर्मी होती है इस वाले क्षेत्र में जो 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक का है। और सुनो फिर उसके बाद, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। 23.5 नॉर्थ से लेकर के 66.5 नॉर्थ तक ऊपर, और नीचे भी 23.5 साउथ से लेकर के 66.5 साउथ तक का नीचे वाला भी एरिया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का एरिया और यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं फ्रीजॉइड जोन। सॉरी फ्रीजॉइड बोल रहा हूं मैं, टेम्परेट जोन। क्या कहलाते हैं, टेम्परेट जोन। इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में जो कंट्रीज आएंगी, वहां पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इन्हीं सब एरियाज में क्या आते हैं, यूरोप वाले आते हैं। क्लियर। और सबसे ऊपर का जो एरिया है भाई मेरे, ये सारा का सारा एरिया आर्कटिक रीजन और ये अंटार्कटिक रीजन, ये तो हमेशा क्या किससे भरा रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है सब एरिया। समझ में आएगा। कुछ कंट्रीज हैं उधर की तरफ, रशिया का पार्ट उधर भी पड़ता है आपका, और नीचे अंटार्कटिक है जो हमेशा बर्फ की चादर, यानी कि व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, इतना बर्फ वहाँ पर ढका हुआ है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसे बोलते हैं फ्रीजॉइड जोन, जो बचा हुआ पार्ट है, ऐसे नीचे भी और ऊपर जी, फ्रीजॉइड जोन यानी कि फ्रीजॉइड जोन। ठीक है। इसे बोलते हैं शीत, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, सर्च कर लेना आप, थोड़ा सा ध्यान से हट रहा है। तो फ्रीजॉइड जोन होता है नीचे वाला, ऊपर वाला फ्रीजॉइड, ये टेम्परेट और ये भी टेम्परेट, ध्यान दे लेना भाई मेरे। तो टेम्परेट का लोकेशन अगर मैं बोलूँगा तो मैं कह सकता हूँ 23.5 साउथ से लेकर के 66.5 साउथ तक ये भी टेम्परेट, और 23.5 नॉर्थ से लेकर के 66.5 नॉर्थ तक ये भी टेम्परेट, और 66.5 नॉर्थ से लेकर के 90 नॉर्थ तक कौन, फ्रीजॉइड, और 66.5 साउथ से लेकर के 90 साउथ तक कौन, फ्रीजॉइड भाई मेरे। और अगर मैं बोलूँ 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ के बीच का जो एरिया है, ये कौन सा, ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय जोन। क्लियर है बात। तो ये क्लाइमेट बताने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन वगैरह और इनके क्लाइमेट का एरिया वगैरह ये भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बात समझना इस चीज़ को, मैंने एक व्यक्ति का लोकेशन बोल दिया, समझना इस चीज़ को। मैंने कहा कि ये व्यक्ति जो है भाई, ये खड़ा है एक लोकेशन पे खड़ा है। अगर मुझे किसी व्यक्ति का, अच्छा ये जो एरोप्लेन वगैरह नेविगेट होते हैं या कोई पोजीशन बताता है, वो दो बातों से बताता है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। अगर किसी व्यक्ति का किसी जगह का आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाए, यानी कि अक्षांश और देशांतर पता चल जाए, तो वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है पूरी पृथ्वी पर, आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से। मैंने एक लोकेशन दे दिया, मैंने कहा कि एक व्यक्ति का लैटिट्यूड जो है वो है 25 डिग्री क्या नॉर्थ, 25 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और भाई डिग्री और मिनट और सेकंड तीनों में जाती हैं। डिग्री डिनोट होती है इससे, मिनट एक से, और सेकंड डबल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होती है डिग्री का डिनोशन, ये होती है मिनट का, और ये होता है सेकंड का। अच्छा, अब ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, समझ लेना भाई मेरे, ये टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं है, ये आपका डिवीजन है किसी पर्टिकुलर एरिया का। सपोज दैट मान लो इसके बीच में क्या है, 112, दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस कितना है, 111.12 किलोमीटर है कि नहीं है? अब 111.12 किलोमीटर है, तो इसके भी सब पार्ट किए गए हैं, तो वो हो गया मिनट, क्लियर? और फिर उसके भी सब पार्ट किए गए तो वो क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्योंकि जितना क्लोज आपको आना है तो मिनट और सेकंड में भी जगह बताना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा भाई मेरे 102 डिग्री और मतलब 23 डिग्री नॉर्थ और 22 डिग्री नॉर्थ के बीच में खड़ा है व्यक्ति। अब खड़ा है तो कहाँ खड़ा है भाई, इसके बीच में 112 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 112 किलोमीटर समझ रहे हो ना, यहाँ से लेकर के अयोध्या तक का डिस्टेंस, गोरखपुर में मैं खड़ा हूँ तो। अब उस 112 के बीच में कहाँ व्यक्ति खड़ा है हमें क्या पता, तो उसको और एग्जैक्ट लोकेशन पे लाने के लिए हम लोग मिनट और सेकंड में भी डिवीजन कर देते हैं। तो जब मिनट में करते हो तो 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं है? सॉरी, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यानी कि 1 डिग्री का डिवीजन 60 पार्ट में, फिर 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 60 सेकेंड। अब ये टाइम वाला नहीं है, ये भी समझ लेना इस बात को, क्लियर? अब ये टाइम वाला बता रहा हूँ मैं। 1 डिग्री के डिफरेंस से 4 मिनट का डिफरेंस आता है टाइम में, और किसके, लैटिट्यूड नहीं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस से 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है, ये भी ध्यान दे लेना। और ये अलग चीज़ है भाई मेरे, ये टाइम का नहीं है, ये टाइम का नहीं, ये कोई चीज़ है, उसको 60 पार्ट में डिवाइड करना, फिर उसका भी छोटा छोटा 60 पार्ट में डिवाइड करना, ये अलग चीज़ है। यानी कि ये वाला पार्ट, ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू 4 मिनट का डिफरेंस आता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? उसके बारे में भी कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा मैं, ठीक? तो अब सुनो, मैंने किसी व्यक्ति का लोकेशन दे दिया, मैंने कहा 25 डिग्री 6 मिनट पे नॉर्थ पे खड़ा है, और मैंने यहाँ पर लॉन्गिट्यूड दे दिया, मैंने कहा इसका है 30 डिग्री 8 मिनट ईस्ट पे है। अब देखो, लॉन्गिट्यूड हमेशा दो चीज़ में होगा, या तो ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में होगा। क्योंकि भाई देखो, आप लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, अगर हमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेते हैं तो इसके जब इधर आओगे आप तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, और इधर 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, और ऐसे पीछे करते चले जाते हैं हम लोग। यानी कि एक फुटबॉल अगर मैं ले लूँ तो उसके आगे भी है, उसके पीछे भी लाइन है, और इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड। लेकिन लैटिट्यूड किस में जाएगा, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ में जाएगा या तो साउथ में जाएगा। क्यों भाई मेरा, देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश होता है। ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ। नीचे आओगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे 90 डिग्री साउथ। समझ में आया कि नहीं? तो लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट और वेस्ट में जाता है, और ये नॉर्थ और साउथ में जाता है। ये ईस्टर्न और वेस्ट वाला हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ये नॉर्थ और साउथ वाले हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। अब सुनो, मुझे निकालना है लोकेशन, व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है मुझे ये बताना है, और ये बताने के लिए मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है भाई मेरे। आप एक बात बताओ, आपको अच्छे तरीके से पता है ना, पहले लैटिट्यूड ले लो। एक भाई साहब 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है कि नहीं होता है? अब अगर मैं बोला कि यार व्यक्ति का लैटिट्यूड कितना है, 25 डिग्री 6 मिनट, तो आपने कहा यार सर ये देख लीजिए, ये है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, तो 25 बोल रहा है तो इसके ऊपर वाली कोई लाइन होगी, और ये 25 है, ये 25 डिग्री वाली लाइन है, और ये 26 वाली लाइन है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये अगर मान लो ये 23 वाली लाइन थी, ठीक है, तो इससे ऊपर ही रहेगा, और इससे ऊपर रहेगा तो 23 के नीचे ऊपर थोड़ा सा मैं आया तो क्या है, 25 वाली लाइन मुझे मिल गई, 25 डिग्री नॉर्थ। अब नॉर्थ में चलना तो मैं नॉर्थ में ही रहूँगा, साउथ में थोड़ी ना आऊँगा, इधर नीचे नहीं आऊँगा, ऊपर ही रहूँगा। फिर मैं कहा 26 वाला आ गया, 26 डिग्री नॉर्थ। तो लड़का का जो लाइन होगा ना वो कहीं ना कहीं यहीं बीच में आएगा। अब बड़ी दुविधा ये भाई मेरे कि आपको लैटिट्यूड तो पता चल गया, तो अब बताओ भाई
ये लाइन यहां पर भी लड़का खड़ा है तो भी 25 डिग्री 6 मिनट पे है, यहां पर भी खड़ा है तो भी 25 डिग्री 6 मिनट पे खड़ा है, यहां पर भी खड़ा है तो भी 25 डिग्री 6 मिनट पे खड़ा है। अब बताओ, मैंने 25 डिग्री 6 मिनट बता तो दिया, लेकिन अब कहां पर खड़ा है? मतलब पूरे की पूरी लाइन ही 25 डिग्री 6 मिनट है। तो इतनी बड़ी लाइन कहां पर खड़ा कर दियो पूरे अर्थ में? अब अगर मैं बोलूं कि एक 25 डिग्री 6 मिनट लाइन अगर मैं बोलूं कि गोरखपुर से गुजर रही है, तो ये लाइन गुजरते हुए कहीं से भी जा सकती है ना, रवांडा वगैरह, अफ्रीका का कोई नामीबिया, गाम्बिया, जो भी ले लो, उन सारे सिटीज़ से होकर गुजर रही होगी ना। लाइक सपोज दैट मैं बोल दूं कि यहाँ पर आप खड़े हो, ये गोरखपुर है, अब ये 25 डिग्री 6 मिनट लाइन यहाँ से गुजर रही है। अब ये बताओ, ये गोरखपुर है तो इधर तो पीछे आओगे, कहीं अफ्रीका वाला पड़ेगा, यहाँ रवांडा, यहाँ मान लो कुछ भी पड़ जाए, ग्वाटामाल पड़ जाए, यहाँ पर चले अर्जेंटीना आ गया, ब्राज़ील आ गया, तो बताओ 25 डिग्री 6 मिनट लाइन जो है गोरखपुर से गुजर रही है और अर्जेंटीना और ब्राज़ील से भी गुजर रही है। तो भाई वो अर्जेंटीना में खड़ा है या गोरखपुर में खड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए भाई मेरे आ जाता है लॉन्गिट्यूड, ये और स्पेसिफिक कर देता है। कैसे करता है सुनो, आपको समझ में आ गया कि भाई ये 25 डिग्री 6 मिनट पे खड़ा है, यानी कहीं यहीं बीच में खड़ा है ये लड़का, और ये लाइन पूरी कहीं पर भी हो सकती है, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर खड़ी है। अब मैंने कहा 30 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, तो आपने तुरंत समझ में आ गया, अरे भाई ये ले, यानी कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, तो लड़का कहीं ना कहीं इस लाइन के इधर तो नहीं जाएगा, यानी कि ये बेस्ट वाला पार्ट है। अब बच गया इतना पार्ट। अब 30 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है, तो यानी कह रहा है कि अरे यार 30 डिग्री ईस्ट यहाँ पर कहीं पर आ गया, तो खींच देते हैं 30 डिग्री ईस्ट। समझ में आया कि नहीं है? जब ये 30 डिग्री ईस्ट वाला लाइन खर्च किए, यानी कि 30 डिग्री, तो थोड़ा सा और आगे आ जाए, बढ़ जा भाई, ये आ गया 31 वाला, 31 डिग्री ईस्ट में। समझ में आया कि नहीं है? 30 डिग्री ईस्ट में, और 30 और 31 के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस, और 1 डिग्री कितने मिनट? 60 मिनट। 60 में से हमें कौन सा भाग लेना? 8वां भाग लेना है, हमें 8वां भाग लेना है। तो बहुत ही नज़दीक कहीं क्लोजेस्ट कोई वैल्यू होगी, कोई लाइन होगी, बिल्कुल क्लोज होगी, जो एकदम 30 डिग्री के पास से ही जा रही होगी। अब बताओ भाई मेरे, जिस पॉइंट पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कट कर दिए, लड़का कहाँ पर खड़ा है? यहीं पर खड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? तो यही आप जब कोऑर्डिनेट बताते हो, यही नेविगेशन में जब आप डालते हो, तो एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है वो आपको जाकर के मिल जाता है। क्लियर है बात? आई होप सो समझ में आया होगा। और ऐसे हम लोग लोकेशन निकालते हैं, और आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में फोटो भेजिएगा निकाल करके। मैं 2-3 लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, और अच्छे तरीके से बनाइएगा। पहला क्वेश्चन में भेज दिया, मैं उसका लैटिट्यूड दे दिया हूँ आपको, उसका अक्षांश जो है 25 डिग्री 30 डिग्री 7 मिनट साउथ, और इसका लॉन्गिट्यूड जो है 62 डिग्री 5 मिनट वेस्ट। समझ में आया कि नहीं है? बेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में डाल देना, मैं एक बार जरूर चेक करूंगा भाई मेरे, सब लोग डालना। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब टाइम निकालना सीख लो। क्लियर? अब टाइम निकालना सीख लो। कैसे टाइम की बात करूं मैं? अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये है आपका पूरा का पूरा ग्लोब। अब ग्लोब की बात मैं कर रहा हूं, तो भाई टाइम बताने के लिए कौन आता है? लॉन्गिट्यूड आता है। तो लॉन्गिट्यूड को मैं ऐसे, ग्लोब को ऐसे मैं कन्वर्ट कर लिया। मैं कहा यार देख लो, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी को बना लो रिफरेंस लॉन्गिट्यूड, इसी को बना लो रेफरेंस। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा यार कोई देश है, कोई देश ए है, अब ये देश ए यहाँ पर है और बी देश यहाँ पर है। अब सपोज दैट मैंने मान लिया ए देश कौन सा है? इंडिया है, चलो इंडिया का ही मैं ले लेता हूँ। और बी देश जो है भाई मेरे, वो है आपका कौन सा? बी देश कौन सा है? फिर से बोलो, बी देश जो मैंने मान लिया, चलो मान लेते हैं बी देश कौन सा है? लंदन, मतलब यूके, यानी कि लंदन शहर है। बी पॉइंट लंदन शहर है। अच्छा, मैंने क्यों उस पर बनाया है लॉन्गिट्यूड? यानी कि मैंने एक इंडिया ले लिया, यानी कि इंडिया का कोई प्लेस ले लिया, और एक मैंने लंदन ले लिया, और लंदन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ही स्थित है, यानी कि जो यहाँ पर हमारी टाइम लाइन है उसी वाले लाइन पे स्थित है। और हमारा इंडिया कितने पे स्थित है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितने पर? 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो ईस्ट मतलब क्या? इधर की तरफ आप भागोगे। बेस्ट होता तो मैं इधर की तरफ भागता। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, और कौन है भाई मेरे? इंडिया है। और ये कौन है भाई मेरे? बी पॉइंट है, यानी कि ये लंदन है। समझना इस चीज़ को। मैंने कहा यार इंडिया में सुबह के, अगर मैं बोलूं कि दोपहर के, मान लो सपोज दैट कि सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 AM हो रहा है इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में।
मैंने कहा यार कैलकुलेट करके बताओ लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको निकालना है। तो निकलता कैसे, सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार ये रिफरेंस मान लेते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रिफरेंस माना। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट मुझे लेना पड़ गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ही देश को लेना पड़ गया, पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, वो भी करके दिखा दे रहा हूँ मैं। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो यानी कि आप बताओ मुझे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर इंडिया तक आना है आपको, तो 82.5 डिग्री क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ चलना पड़ेगा, अपने से राइट चलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, अपने से क्या चलना पड़ेगा, राइट चलना पड़ेगा। लंदन में, अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से, नहीं इंडिया का दिया हुआ ना, पूछ किसका रहा, लंदन का पूछ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ इंडिया पे आप खड़े हो और इंडिया पे सुबह के बज रहे हैं 11 और पूछ लिया कि लंदन पे क्या टाइम होगा, तो तुमने कहा यार बताओ लंदन का लोकेशन क्या है, तो उसने बोला लंदन का लोकेशन है भाई मेरे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तुमने कहा यार 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि हम 82.5 ईस्ट पर खड़े हैं, हम कितने पर खड़े हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट पर खड़े हैं। तो आप बताओ अगर आप 82.5 डिग्री ईस्ट पर खड़े हो, 82.5 डिग्री ईस्ट पर खड़े हो, और जाना कहाँ तक है, बी पॉइंट तक, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक जाना है, तो आपके और उसके बीच में डिफरेंस कितना, 82.5 डिग्री का ही डिफरेंस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब 82.5 डिग्री का डिफरेंस आया तो सुन लो ध्यान से, 1 डिग्री के डिफरेंस पे कितने मिनट का टाइम चेंज होता है, 1 डिग्री से 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो बताओ भाई 82.5 है तो 82 गुणे 4 करोगे, तो यानी 4 दूना 8 और 4 32, 328 मिनट ये हो गया। और आधा डिग्री का भी आप निकालोगे, यानी कि आधा डिग्री का 4 मिनट से करोगे तो ये भी कितना हो गया, 2 मिनट, तो टोटल 330 मिनट हो गया। कितना हो गया, टोटल 330 मिनट, यानी कि ए और बी के बीच में कितने मिनट का गैप, 330 मिनट का गैप, 330 मिनट का गैप। अब वो 330 मिनट आगे या पीछे, तो भाई मेरे आप खड़े कहाँ पर हो, ए पॉइंट पर खड़े हो, और ए पॉइंट से आप क्या आ रहे हो, आप लेफ्ट पे आ रहे हो। अगर अपने आप को देखो तो आप ए पे खड़े हो तो अपने से क्या आ रहे हो, लेफ्ट आ रहे हो। जब अपने से लेफ्ट आओगे तो टाइम क्या होता है, कम होता है, यानी पीछे जाता है, और जब अपने से राइट भागोगे तो टाइम क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो क्या होगा, अगर यहाँ 11 बज रहा होगा तो 11 से 5.5 घंटा और पीछे चले जाओ, तो 11 बजे से 5 घंटा पीछे गया तो 6 बज गया सुबह का, और 6 से आधा घंटा और पीछे गया तो कितना बचा, सुबह का 5:30 बज रहा था। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से लोकेशन भी और टाइम भी दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, उसको करना है आप लोग, और नहीं आएगा तो मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइम ऐसे ही निकलता है आपका। तो ये लो, अगर मैं कहूँ कोई एक लोकेशन है, ए 32 डिग्री ईस्ट पर है व्यक्ति, और यहाँ पर टाइम हो रहा है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने कहा ए कोई व्यक्ति खड़ा है कहाँ पर, 32 डिग्री ईस्ट पे खड़ा है, यहाँ पर टाइम हो रहा है सुबह का 8 बज रहा है। तो कोई व्यक्ति बी पर खड़ा है, उसका लोकेशन है 70 डिग्री ईस्ट है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा आप बताना मुझे निकाल करके, ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, और आप इसको भी कमेंट में डाल सकते हो कैलकुलेट करके, अगर समझ में आया है तो क्लियर, और नहीं आया तो कल कमेंट में डाल देना कि सर ये बात समझ में नहीं आया, मैं कल फिर समझा दूंगा इस चीज़ को, ठीक। चलो एक सेकंड, ठीक है भाई मेरे, चलो अरे चलो मैं कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको और दे दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूज जाओगे आप टाइम निकालने में। लोकेशन तो निकाल लोगे मुझे लगता है अच्छे तरीके से, टाइम निकालने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा बताओ, यही क्वेश्चन है आपको करना है, और आपको निकालना है टाइम। अच्छा मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था, पूरे अर्थ को क्या मान लो, ऐसे बिल्कुल बना लो कि भाई मेरे ये अर्थ है, और ये अर्थ के बीच में से बिल्कुल निकली हुई है, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और बिल्कुल बीच में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर की मैंने बात की आपसे, तो अब 0 डिग्री देशांतर हो गया, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी हुई है। अब सुनो, 32 डिग्री ईस्ट पर व्यक्ति खड़ा है, जिसका लोकेशन आपको और टाइम दोनों पता है। तो ए व्यक्ति खड़ा है 32 डिग्री ईस्ट पर, और इसका टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम हो रहा है 8 AM, टाइम हो रहा है 8 AM। क्लियर। पूछ कहाँ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बी पर खड़ा है, बी कोई कंट्री है, उसका लोकेशन मैंने बोल दिया 70 डिग्री ईस्ट। क्लियर, यानी कोई व्यक्ति 70 डिग्री ईस्ट पे खड़ा है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा, यही तो पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिफरेंस निकालना सीख लो। अब डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, कहाँ हो खड़े आप यहाँ खड़े हो ना,
यानी कि यू आर हेयर। और जाना किधर है, आपको जाना है बी की तरफ जाना है, आप खड़े यहाँ हो, जा इधर रहे हो। तो आप मुझे बताओ इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आया। 70 में से अगर मैं 32 घटा दूँ तो कितना आंसर आएगा भाई मेरे, 70 में से अगर 32 घटा दोगे आप तो 38 आंसर आएगा। यानी 38 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। और 38 डिग्री का डिफरेंस यानी कि 1 डिग्री के डिफरेंस से 4 मिनट का टाइम पीरियड कम ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर मैं 38 को 4 से मल्टीप्लाई 4 32 यानी कि 2 4 3 12 2 14 142 मिनट का डिफरेंस। और 142 मिनट को जब आप आर में कन्वर्ट करोगे तो आप देख लो 60 दूना 120 यानी कि 2 घंटा और 12 कितना 22 मिनट। कन्वर्ट कर लो भाई मेरे, 2 घंटा 22 मिनट का डिफरेंस। और 2 घंटा 22 मिनट का डिफरेंस आगे या पीछे, तो खड़े कहाँ हो, यहाँ खड़े हो, जा किधर रहे हो, बी की तरफ जा रहे हो। तो मैंने बोला जब आप अपने से लेफ्ट जाओगे तो टाइम क्या होगा, रिड्यूस करना होगा। और जब आप अपने से राइट जाओगे तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज करने बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 8 बज रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई मेरे, 8 + 2 घंटा यानी कि 10 AM। और कितना 10:22 हो रहा था। और वो भी कैसा, AM में थे तो अभी AM में ही रहोगे जब तक 12 नहीं क्रॉस कर जाओगे। ठीक, एक सवाल और ले लो, चलो कन्फ्यूजन ही खत्म कर देते हैं भाई मेरे। मैंने कहा ए का लोकेशन जो है, कोई एक कंट्री ए है, उसकी लोकेशन है 35 डिग्री वेस्ट। और यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 11 AM हो रहे हैं। ठीक है, और कोई बी कंट्री है, उसकी जो लोकेशन है वो है 32 डिग्री ईस्ट। 32 क्या मान लो, 40 डिग्री ईस्ट मान लेता हूँ मैं, 40 डिग्री ईस्ट मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो पूछ रहा है आपसे। तो अब इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट होगा भाई मेरे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फिर से वही काम कर लो यार, फिर से वही काम कर लो। क्या, बना लो टाइम जोन का एरिया। अब देखो ये क्या हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर। इधर ईस्ट वाला पार्ट, इधर वेस्ट वाला पार्ट। अब क्या करना है, वेस्ट वाला लोकेट करना है। तो भाई इधर ही आओगे तभी तो वेस्ट वाला लोकेट करोगे। 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, ऐसे 180 तक जाएगा आपका। 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे 180 तक आपका जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो एक बात बताओ मुझे भाई मेरे, अगर मैं बोलूँ 35 डिग्री वेस्ट तो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, 35 डिग्री वेस्ट पे खड़ा होगा। और यही लोकेशन है ए वाले की, यानी कि जो ए खड़ा है वो 35 डिग्री वेस्ट पे खड़ा है। और यहाँ टाइम क्या हो रहा है, यहाँ टाइम हो रहा है सुबह का 11 AM यानी कि 11 AM। और पूछ कहाँ रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे कोई पॉइंट बी है जो ईस्ट वाले पार्ट में खड़ा है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में खड़ा है। और उस बी का जो लोकेशन है वो है 40 डिग्री ईस्ट। समझ में आया कि नहीं है, इस बी का लोकेशन कितना है, 40 डिग्री ईस्ट। और यहाँ का टाइम पूछ रहा है। अब मुझे बताओ, अब लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 35 में से 40 गया 5 डिग्री, यही गलती कर देते हैं यहाँ पर। क्यों भाई ऐसा करो नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, देखो बीच में है 0 डिग्री का रेफरेंस। आप पढ़े होगे मैथ में, कोऑर्डिनेट जब पढ़ते हो तो इधर होता है +5 और इधर होता है -5। और +5 और -5 को लोग जोड़ देते हैं, 0 निकाल देते हैं, गलत होता है भाई। -5 से 0 तक आओगे तो 5 यूनिट चले, और 0 से फिर 5 गए तो कितना, 5 यूनिट और चले, तो टोटल डिफरेंस कितना, 10 यूनिट का। तो यहाँ पर भी भाई मेरे 35 डिग्री वेस्ट से चलते चलते जब आओगे तो 0 डिग्री पे आओगे, फिर आगे बढ़ोगे 40 तो फिर क्या हो जाओगे, 40 डिग्री ईस्ट तक आओगे। तो टोटल डिफरेंस 5 का नहीं, टोटल डिफरेंस कितने का, 70 डिग्री का। कितने का, सॉरी 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। और 75 डिग्री मतलब 75 × 4, और 75 × 4 यानी 7 28 7 5 4 5 20 यानी कि 280 और 300 मिनट का डिफरेंस। और 300 मिनट का डिफरेंस यानी 5 घंटे का डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया, 5 घंटे का डिफरेंस। और 5 घंटे का डिफरेंस भाई मेरे, तो क्या, अब सुनो, तुम खड़े थे बेस्ट पे, यहाँ थे, जा कहाँ रहे हो, बी पर, जा किधर रहे हो, अपने राइट साइड पे। राइट साइड पे जाओगे तो किधर होगा भाई, टाइम बढ़ेगा कि घटेगा, टाइम बढ़ेगा, यानी टाइम आगे भागेगा। और टाइम आगे भागेगा तो बताओ 5 घंटा आगे तो 11 AM हो रहा था, 11 AM में 5 घंटा जोड़ोगे तो 11 से 1 जाओगे तो 12, और फिर 4 घंटा हो, यानी कि 4 PM हो गया यहाँ पर। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये तरीके से आप टाइम निकाल सकते हो, और टाइम निकालने का तरीका यही होता है आपका। और कुछ क्वेश्चन जो फैक्ट हैं, अगर सवाल पूछ ले कि मैक्सिमम टाइम जोन, पहले इरेज कर दे रहा हूं मैं, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मैक्सिमम टाइम जोन किसके पास है, तो सबसे अधिक टाइम जोन जो है वो रशिया के पास है, यानी कि रूस के पास है। कितने टाइम जोन है भाई मेरे, 11 जो टाइम जोन है।
चाइना के पास कितने टाइम जोन है? 6 टाइम जोन है, ठीक है। यूएसए के पास कितना टाइम जोन है? यार थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर लेना, मैं आपको तो कमेंट में भी जाके चेक कर लेना। वैसे यूएसए के पास भी 6 टाइम जोन है, नहीं, कनाडा के पास 6 टाइम जोन है। किसके पास? कनाडा के पास, जो सबसे ज़्यादा टाइम जोन रखते हैं उसके पास भी क्या है? 6 टाइम जोन है। और यूएसए के पास थोड़ा सा, इसको मैं डाउटफुल रख रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, और आप चाहो तो गूगल पे चेक कर लेना। यूएसए के पास शायद 5 टाइम जोन है, थोड़ा सा मेरे माइंड में कन्फ्यूजन आ गया है, तो डजेंट मैटर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में, या आप जाकर खुद सर्च कर सकते हो, तो 5 टाइम जोन है। तो ये कुछ मैक्सिमम टाइम जोन रखने वाले कंट्रीज़ हैं जो आप याद कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है, 10 टाइम जोन नहीं है। अब आते हैं इंडिया के लोकेशन को लेकर के। अच्छा, इंडिया की जो मानक समय रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये भी समझ लो आप, इंडिया की जो मानक समय रेखा है वो, उसकी बात अगर हम लोग कर लें, तो भाई मेरे यहाँ पड़ता है यूपी आपका, और इसी यूपी के एरिया में यहाँ पड़ता है इलाहाबाद। तो इसी इलाहाबाद से होके हुए एक लाइन गई है, उस लाइन की लोकेशन जो है वो लोकेशन है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया का क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। डायरेक्टली सवाल पूछेगा भाई मेरे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा। क्लियर? तो भारतीय मानक समय रेखा का लोकेशन क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और सुन लो भाई मेरे, कभी कभी इलाहाबाद के नैनी से भी बोल देता है। नैनी एक प्लेस है, वहाँ से गुजरती है। तो दोनों पॉइंट आ सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जैक्टली, ठीक है। और आ जाओ, अब बात करते हैं इंडिया के लोकेशन को लेकर के, और उसको हम ग्लोब में रिप्रेजेंट भी करेंगे। इंडिया के लोकेशन को कैसे इंडिया को ग्लोब में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से, कैसे ग्लोब देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। इंडिया के अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, एक्सटेंट की बात करूँ, तो इंडिया का जो एक्सटेंट है भाई मेरे, यानी कि जो हद है, जो समझना इस चीज़ को, इंडिया का भाई मेरे शुरुआत होता है वेस्ट में। देखो ध्यान से, ये इंडिया का बेस्ट है, लेकिन इंडिया ग्लोब में जब रिप्रेजेंट करोगे भाई मेरे, तो वेस्ट में नहीं आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। किस में आता है? जब आप ग्लोब में रिप्रेजेंट करने आओगे तो इंडिया वेस्ट वाले पार्ट में नहीं आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये भले इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है, लेकिन ये ग्लोब में पूरी तरीके से क्या है? ईस्ट वाले पार्ट में है। इसलिए इंडिया की शुरुआत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से होती है। ये लोकेशन है वेस्ट वाले पार्ट का इंडिया का, यानी कि पश्चिमी वाला लोकेशन, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। सबसे लास्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का लोकेशन क्या है? तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? ये ध्यान दे लेना भाई मेरे। और साउथ में कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, यानी कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक भाई मेरे? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो भाई मेरे अगर सवाल पूछ ले कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, यानी कि अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो है भारत का, अच्छा अगर मैं देशांतर में बोलूँगा तो कहाँ से? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये देशांतर का विस्तार है उसका, यानी कि लॉन्गिट्यूड का विस्तार है, एक्सटेंशन है। और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय विस्तार है। और सुन लो भाई मेरे, और उससे भी नीचे भी पॉइंट है, समझना ध्यान से। जब आप यहाँ अंडमान एंड निकोबार बनाते हो ना, सबसे नीचे एक पॉइंट आता है, उसका लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। क्लियर भाई मेरे? तो ये और नीचे है अंडमान एंड निकोबार। आप देखोगे इंडिया का मैप देखोगे
तो अंडमान एंड निकोबार वाला थोड़ा सा और नीचे पॉइंट आ जाता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक आता है। अब सुनो एक चीज़ और, अगर सवाल पूछे कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु यानी कि भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु जहां पर भारत खत्म हो जाता है पश्चिम में, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भाई मेरे गौर मोती। ठीक है, इसका एक और नाम से बोलते हैं सर क्रीक। और सर क्रीक भाई साहब ये जगह है, और ये एक अपनी क्रीक क्या होता है? क्रीक ऐसा एरिया होता है जहां पर बैकवर्ड फ्लो ऑफ डायरेक्शन होने लगता है, किसका? ओशियन के करंट का, ओशियन की धारा का। तो सर क्रीक अगर मैं बोलूं, चाहे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट चाहे गौर मोती बोलूं, दोनों लिखा जाएगा। तो भाई मेरे कोई भी लिखा आएगा तो वेस्टर्न यानी पश्चिमतम बिंदु क्या है आपका? गौर मोती बोले या सर क्रीक बोले, ये हो जाएगा आपका आंसर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु, तो अगर मैं बोलूं वलागू, चाहे वलागू बोल दूं चाहे किबथू बोल दूं, और ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व की सबसे अंतिम बिंदु वलागू या किबथू, और पश्चिम के सबसे अंतिम बिंदु गौर मोती या सर क्रीक। क्लियर भाई मेरे? अगर मैं बोलूं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ये बोलते हैं इसको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि पूर्व की सबसे अंतिम बिंदु, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। यानी कि उत्तर की सबसे अंतिम बिंदु, और इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है भाई मेरे? इंदिरा कॉल। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो यहां पर दो क्वेश्चन आंसर आ जाता है। जब पूछेगा आपसे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो आंसर इजी है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इजी है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इजी है, लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। ध्यान क्या देना होगा कि अगर पूछेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इनलैंड, यानी कि अगर सवाल आपसे पूछा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इनलैंड, इनलैंड समझ रहे हो ना? भारत की पृष्ठभूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो इसका नाम होगा भाई मेरे केप कैमोरियन, यानी कि कुमारी अंतरीप। और ये कहां पर है? आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, कहां पर? तमिलनाडु में। यानी कि भारत के मुख्य भूमि, अब भाई भारत की मुख्य भूमि तो यही है ना, तो भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पूछेगा, दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, तो उसका आंसर होगा केप कैमोरियन, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। क्लियर? लेकिन अगर पूछ ले सिर्फ सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये इनलैंड वाला वर्ड ना लगाए, सिर्फ सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले, दक्षिणतम बिंदु, इनलैंड वाला ना लगाए, तो इसका जो नाम होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है भाई मेरे? वहां ऊपर इंदिरा कॉल था, ये इंदिरा पॉइंट है। और ये भाई मेरे ये पॉइंट इस समय डूब चुका है, और इसकी लोकेशन क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। इसकी लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। इसकी लोकेशन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। इसकी लोकेशन 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसकी 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट है। ठीक है, इसकी लोकेशन। और ये कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ये सवाल एक बार आ चुका है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ग्रेट अंडमान एंड निकोबार में 8 आइलैंड है ना, तो उस 8 मेन 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें कौन सा आइलैंड में? ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। तो ये भारत का एक्सटेंट है, यानी हद है, यानी कि जो सीमा है, अंतिम पॉइंट जो है उसको मैंने डिफाइन किया है। अच्छा, भारत नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। ये भी याद रख लेना।
ठीक है भाई मेरे। तो नॉर्थ से साउथ 3214, ईस्ट से वेस्ट 2933। क्लियर? चलो ये सब नोट कर लो भाई, सब आएगा एग्जाम में। अब आते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, ग्लोब में। और बहुत इजी है यार ग्लोब में रिप्रेजेंट करना इंडिया को। चलो ये बना लो भैया ग्लोब, ठीक है। कहाँ है इंडिया? चलो भाई ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक। अब मुझे बताओ, कहोगे सर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर चला जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे आ जाएगा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ, और नीचे आ जाएगा तो 66.5 डिग्री साउथ। बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिया का लोकेशन शुरू कहाँ से होता है? तो इंडिया का सबसे अच्छा बताओ, फिर इधर देख लो, फिर क्या इंडिया वेस्टर्न वाले पार्ट में जाएगा? नहीं 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 नहीं। कहोगे सर ये वेस्टर्न वाला पार्ट में तो इंडिया जाएगा ही नहीं जाएगा, सिर्फ ईस्टर्न वाले पार्ट में ही इंडिया रहने वाला है। और ईस्टर्न वाले पार्ट में भी क्या, साउथ में नहीं जाएगा, यानी कि इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यानी किस वाले पार्ट में रहने वाला है? नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। लोकेशन देख करके, कोऑर्डिनेट देख करके आप बता सकते हो, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर कितने मिनट तक भाई मेरे? 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये कहीं ना कहीं देखो नॉर्थ में चल रहा है या तो ईस्ट में चल रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ वाले पार्ट में रहेगा, वेस्ट में तो जाएगा नहीं, साउथ में तो जाएगा नहीं, साउथ में नहीं जाएगा तो ये पूरा कट गया, ये वेस्ट में नहीं जाएगा तो ये पूरा कट गया, तो बचा कितना? इतना ही पार्ट तो बचा। अब इसी में आपको इंडिया को लोकेट करना है। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार 68 से शुरू हो रहा है, 68 से शुरू हो रहा है, तो एक बात बताओ, अगर 68 से शुरू हो रहा है तो कहाँ क्या कैसे करोगे? तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे जाता चला जाएगा। तो 68 डिग्री ईस्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छा पहले नॉर्थ साउथ वाला कर लेते हैं। सुनो 8 डिग्री 4 मिनट है, तो भाई मेरे 0 डिग्री ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री कहीं पर यहाँ पर आएगा। तो मान लेते हैं यार 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? और कहाँ तक जा रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट तक जा रहा है। तो ऊपर जाओगे तो भाई मेरे 37 डिग्री 6 मिनट यह हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अगर मैंने बोला अब ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं, मैंने कहा 68 डिग्री 7 मिनट, तो मैंने कहा यार ईस्ट यहाँ पर आके 68 डिग्री 7 मिनट इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट, लेकिन ग्लोब का तो ईस्ट ही है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नीचे वाला कौन सा भाई मेरे? 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लो मैं मिला देता हूँ। मिला कैसे देता हूँ, ध्यान से देख लो। ये इंदिरा कॉल वाला एरिया ना, यही इंडिया है कि नहीं है भाई मेरे? तो आपका इंडिया कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट, ये ईस्ट में है भाई मेरे, और ये भी ईस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, यानी कि इधर की तरफ जाओगे तो यानी कि ये जो एक्सटेंड है वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का है, लेकिन ये ग्लोब में मतलब ईस्टर्न वाले पार्ट में, और ये नॉर्थ में रहेगा और ये भी नॉर्थ में रहेगा। तो ये किधर है? नॉर्दर्न वाले हेमिस्फीयर के पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है। और कुछ इस तरीके से आप उसको लोकेट कर सकते हो। अब देखो सवाल यही बनता है कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और सवाल आपसे पूछेगा भाई मेरे कर्क रेखा भारत के मध्य से कितने राज्यों से गुजरती है? तो ध्यान दे लो भाई मेरे, कर्क रेखा, इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन है? याद करने तरीका, GMRC और JWTM। ध्यान से सुन लो भाई मेरे। G फॉर गुजरात, M फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, T फॉर त्रिपुरा, और M फॉर मिजोरम। तो ये 8 राज्य का नाम याद कर लो और लिख लेना कॉपी में, और इससे क्वेश्चन बनता है, छप जाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर अब इरेज करते हैं।
अब अगले पॉइंट पे आते हैं। भाई मैंने बोला था वीडियो बड़ा होगा, अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप पढ़ के तो पहली बार देख लो, पूरा पढ़ करके 15 दिन ट्रस्ट कर लो और अच्छे से जा करके पेपर दे आओ और देख लो फिर सवाल छूटता है क्या इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आ जाओ। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, नेबर्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य, देश, भारत के पड़ोसी देश, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। ग्लोब और मैप और लोकेशन वगैरह सब खत्म हो गया, वो 2 टॉपिक खत्म हो गया। ये भारत के पड़ोसी देश, ये दूसरा टॉपिक आ गया आपका। अब देखो अगर मैं भारत के पड़ोसी देश की बात करूं तो भारत के पड़ोसी देशों में कहीं ना कुछ विवाद भी हमारे हैं और कैसे हम उनको समझते हैं वो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर अब मैं देखूं इंडिया को थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा नहीं, पहले एक एक करके बताते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश में 7 महीने, सबसे पहले अच्छा देखो एक चीज़ और समझ लो यार, चलो ठीक है, उतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, चलो नहीं समझा ही देता हूँ। अगर मैं बात करूँ बाउंड्री की, तो बाउंड्री का जो डिवीज़न होता है ना वो 3 तरीके से होता है। कैसे होता है भाई मेरे? बाउंड्री का डिवीज़न कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। एक होता है भाई मेरे कि अगर मैं बोल दूं कि बाउंड्री का जो डिवीज़न हो जा रहा है, एक मिनट थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करें बाउंड्री की, तो बाउंड्री का डिवीजन 3 तरीके से होता है। पहला होता है भाई मेरे, यानी कि जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का डिवीजन 3 तरीके से होता है। एक होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कि भौगोलिक डिवीजन, भौगोलिक डिवीजन यानी कि भौगोलिक विभाजन। फास्ट करते हैं थोड़ा सा। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल डिवीजन, एक सेकंड भाई, लाइट भी ना, चलिए सेकंड पार्ट में इसी का, इसके में ऐड करके मैं नेबर्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट है इसी में ऐड करके मैं जल्दी ही फिर साथ में ही अपलोड कर दूंगा। तो 2 पार्ट में हो जाएगा, तो दोनों पार्ट देख लेना। तो ये पहले लेक्चर का पहला पार्ट था, फिर दूसरा पार्ट भी साथ में हो जाएगा। अब लाइट कट जा रहा है यार तो दिक्कत हो जा रहा थोड़ा सा, तो कर लो आज, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, और फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। और मैं कल तक आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड, जो ये जीरो से हीरो सीरीज़ वाला हमने स्टार्ट किया है। क्लियर? तो भाई पढ़ते रहिए और आई होप सो कि मेहनत से ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, जय हिंद भाई साहब।